हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग क्लास 6 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान मतलब हमारे इतिहास, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 का करेंगे। तो पहले हम विषय सूची देख लेते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में है क्या चैप्टर में। तो हमारा पहला चैप्टर है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड है नए राजा और उनके राज्य। थर्ड है दिल्ली की दिल्ली के सुल्तान। फोर्थ है मुगल साम्राज्य। 5 चैप्टर है हमारा। 5th चैप्टर शासक और इमारतें। 6 है नगद व्यापारी और शिल्पीजन। 7 नंबर है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। 8 नंबर है ईश्वर से अनुराग। 9 नंबर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और 10 नंबर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये इतना हमारा चैप्टर है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। इसमें जो है इस वीडियो में जितना भी ये अभी वीडियो में बनाऊंगी, सबका हम पहले सब क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी समरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, यहाँ देखिए 1 है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब ये प्रश्न अभ्यास करेंगे हम लोग। इसमें फिर जो इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसको भी हम बताते हुए चलेंगे कि ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, वैसे इम्पोर्टेंट तो सब है, सब आपको आना चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको बताते चलूँगी। तो ये रहा प्रश्न अभ्यास। ये चैप्टर का नाम है इंग्लिश में ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। तो पुस्तक बुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बुक में दिया हुआ है, फिर से याद करें। इसमें हमारा पहला नंबर है अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत में जो बीता हुआ कल है, उसमें हम विदेशी किसे मानते थे, हजारों वर्ष पहले किसे माना जाता था अतीत में विदेशी। इसका हमें आंसर बताना है। ये देखिए, इसमें लिखा है ना, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिखी रहूँगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। जो मध्यकाल था, मध्यकाल में तो जो गांव में आने वाला जो कोई भी अनजान व्यक्ति था, जो समाज और संस्कृति, जो समाज से और संस्कृति, उनकी संस्कृति से मेल जोल नहीं खाता था, उसे वो लोग विदेशी कहते थे। ये अतीत में इसका मतलब परिभाषा है कि विदेशी किसे कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। जो ऐसे व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति आता था, जो उसकी संस्कृति और समाज से मेल नहीं खाते थे, उसे लोग हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था। उसे लोग अजनबी या विदेशी कहते थे। अब के टाइम में विदेशी उसे कहते हैं जो लोग मतलब अपने देश से ना दूसरे देश से आते हैं, उसे हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्यकाल में ऐसी बात नहीं थी। जो आपकी संस्कृति से मेल जोल नहीं खाता, मतलब जो उनकी संस्कृति से मेल जोल नहीं खाता था, उनके समाज से मेल जोल नहीं खाता था, वे लोग, जो कोई अनजान व्यक्ति होता था, वे उसे विदेशी कहते थे। आई होप कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत, ये हमें बताना है। तो बुक से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, दूसरा हमारा नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत, ये हमें बताना है। तो क नंबर है हमारा सन 700 की बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते थे। तो जो सन 700 के बाद के जो काल हैं के संबंध में, इसमें अभिलेख नहीं मिलते थे, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो हाँ, ये भी हमारा सही है। इस काल के बाद जो है, जो दौरान जो है, वो मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। फिर गया हमारा कृषि केंद्रित बस्तियाँ की विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़
बाहर कर दिए जाते थे। जो कृषि केंद्रित बस्तियों में जो विस्तार था, कभी कभी जो वनवासी थे अपनी ज़मीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे, तो ये भी सही है। फिर है हमारा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, जो गियासुद्दीन बलबन था वो असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक नहीं था, ये जो गलत है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो में पहला है अभिलेखगारों में रखे जाते थे। तो अभिलेखगारों में ये गलत भरा हुआ है। अभिलेखगारों में जो है वो दस्तावेज रखे जाते थे। जो अभिलेखगार होते थे उसमें दस्तावेज रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट है 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो था वो 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। फिर गया हमारा डैश 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 फिर डैश। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो जो बाहर से लाई गई जो फसलें हैं वो है आलू, मक्का, मिर्च, कॉफ़ी, चाय। ये जो है लाई गई कुछ नई फसलें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। जो 700 से 1750 के बीच का जो काल था उसमें हमें प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका बनाना है, बताना है। ओके, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहत, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों जैसे बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इसके बीच में जो है इतने चीज़ का मतलब आविष्कार हुआ, मतलब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ इतनी चीज़ों का। ओके, अब नेक्स्ट हमारा इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। हमें जो ये 700 से 1750 के बीच जो हुए इस काल के दौरान मुख्य परिवर्तन जो धार्मिक परिवर्तन है उसकी हमें जानकारी देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। लोगों में वैदिक आस्था व्यक्तित्व स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। जो दैविक आस्था थी वो व्यक्तित्व स्तर था, सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। जो पुरोहित थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। उसमें जो है नए नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। 700 से 1750 के बीच में की बात है ये। और जो पुरोहित थे इसमें पुरोहितों का महत्व बढ़ा। आज भी महत्व होता है पंडितों का, ब्राह्मण जो थे तभी से इनका महत्व बढ़ गया। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस काल में जो भक्ति आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। ये लोग कर्म कांड को नहीं मानते थे। कर्म कांड मतलब यज्ञ, पूजा पाठ, बलि देना, ये सब को नहीं मानते थे वे लोग। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में जो है 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में मतलब आगमन हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आइए समझें। 6 नंबर है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला पिछली कई शताब्दियों से लेके अब तक में क्या परिवर्तन आए ये हमें बताना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छे से देखिएगा आप लोग। उत्तर हो जाएगा हमारा पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने जो फारसी के इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो मिन्हाज सिराज ने इसका प्रयोग किया था। तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था।
तो हिंदुस्तान का अर्थ जो था वो जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था, उनके कहने का जो अर्थ था वो था कि गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये जो दिल्ली के सुल्तान थे उसकी जो अधिकार क्षेत्र में आते थे, इन्होंने राजनीतिक अर्थ में उसका मतलब उन इलाकों का प्रयोग किया है। ये सब जो थे वो पंजाब हरियाणा से ही थे, मतलब जो गंगा और यमुना के बीच के जो स्थित क्षेत्र थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने, इसके विपरीत जो था 16वीं सदी के अंत में आरंभ में जो है बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर जो था वो यहाँ के उपमहाद्वीप और भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि जो था मिन्हाज सिराज जो था वो गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र थे हरियाणा पंजाब, उस जो सुल्तान दिल्ली सुल्तान के मतलब अंडर में आते थे, उसके लिए उन्होंने किया था। और जो बाबर था वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के उपमहाद्वीप, भूगोल और पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। और यह जो प्रयोग है वह 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, ये 14वीं सदी के कवि थे अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द जो है, यह जो है प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ समान था। जो इनका प्रयोग किया गया शब्द था वो भी हिंद के कुछ समान ही था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, मगर जहाँ जो भारत है उसको भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। मतलब कोई इसको भौगोलिक रूप से इसका नाम जो दे रहा था, और कोई जो था इसका मतलब राजाओं के विस्तार, जो दिल्ली सुल्तान का जो विस्तार था उसके रूप में वर्णन करने के लिए जिसका नाम दे रहा था। सबने अपना अलग अलग तर्क दिया, अलग अलग मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। उस टाइम जो है वो जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे ये हमें बताना है। उत्तर हो जाएगा, जातियाँ स्वयं अपने नियम बनाती थी जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो ये हमारा आंसर हो गया कि जातियाँ जो है वो स्वयं अपने नियम कानून बनाती थी उस टाइम के, ताकि वो अपनी जातियों के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। और इन नियमों का जो पालन है वो बड़े बुजुर्गों के द्वारा किया जाता था। बड़े बुजुर्गों की जो एक सभा थी वो करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। लेकिन जो जातियाँ थी उन्हें अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था, और जो वो सभा जो जाति पंचायत जिसे कहा जाता था वो जो नियम बनाती उसे भी फॉलो करना पड़ता था। तो इस तरह जो है जातियों के मामले नियंत्रित किए जाते थे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। उत्तर है हमारा, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना। जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य है उसका तात्पर्य ये है कि जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बनाओ, क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना है उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। जैसे सल्तनत साम्राज्य बहुत बड़ा था, फिर मुगल साम्राज्य, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य था आदि। तो इस इतने जो साम्राज्य हैं इसको हम मतलब सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आइए विचार करें। इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये हमें विचार करना है खुद। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। 9 नंबर है,
पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी? जो पांडुलिपियाँ थी, जो ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी ये हमें बताना है। ये देखिए आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर जाएगा हमारा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती थी। पहला है, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। फिर दूसरा है, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। जो मूल पांडुलिपि ये हमें शायद ही कहीं मिलती हो देखने को, नहीं तो नहीं मिलती। ये इसे लिखने में और लिखावट को समझने में दिक्कत आती थी। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। ये जो है मूल पांडुलिपि की जो नई प्रतिलिपियां समय समय पर छोटे मोटे फेरबदल इसमें चलते रहते थे। कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य हो जाता था। सदी दर सदी जो है प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं, जो प्रतिलिपि थी उसकी भी प्रतिलिपि बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। एक ही जो मूल ग्रंथ था उसकी प्रतिलिपियां जो है एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। फिर है, इतिहासकारों को बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इतिहासकार जो हैं उनके जो बाद की जो प्रतिलिपियां बनाई गई हैं उन्हीं प्रतिलिपियों पर पूरी तरह उन्हें निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो तब के समय ऐसे फेरबदल होता रहता था, चेंज होते रहते, तो कोई कुछ कहीं कुछ, मतलब एक ही ग्रंथ की कई प्रतिलिपियां बन गई थी और उसमें फेरबदल होते होते जो लास्ट में बची प्रतिलिपियां थी उन्हीं प्रतिलिपियों पे जो इतिहासकार हैं उनको उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों के एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। जितनी प्रतिलिपियां बनी हैं उसका पूरा उन्हें अध्ययन करना पड़ता है कि इसी बात का अंदाज़ा लगा कि लेखक ने मूलतः लिखा क्या, इसमें कहना क्या चाहता है। तो इसलिए जो फेरबदल हुआ उन्हें पूरी प्रतिलिपियां लिखनी पड़ती थी, अब देखनी पड़ती, मतलब पढ़नी पड़ती थी, उनका अध्ययन करना पड़ता था। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, ये 10 नंबर है हमारा, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे? जो इतिहासकार है वो अतीत के कालों और युगों को कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है, ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। इसमें पूछा था ना, इतिहासकार अतीत के कालों कैसे, मतलब इतिहासकार जो हैं अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। तो जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों का विशेषताएं तय करते हैं, कालखंडों की जो विशेषताएं उसे तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। और कालक्रम को विभाजित करते समय जो इतिहासकार के सामने यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें, ये उनके सामने जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आइए करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। जो अध्याय 1 में जो दिया गया है मानचित्र 1 और 2, उसकी तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करना है। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाएं। तुलना करते समय जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती है उसकी हमें सूची बनाना है। तो मैं आपको ये आंसर बता देती हूँ, आप बुक उठाना, उसका मतलब मानचित्र 1 और 2 देखना और फिर आज का जो मानचित्र है उसे देखना, फिर उसमें देखना उसमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं।
मैं तो इसमें लिखवा दे रहा हूँ, आप इससे रिलेट करना उसमें कि क्या ये सही है गलत, ये आपको करना है और ज़रूर करना आप। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि मानचित्र एक जो है अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्रों में कुछ समानता और असमानताएं, जो दोनों मानचित्र हैं इसमें जो कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं, ये हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं दोनों मानचित्र में समानता। दोनों मानचित्र में समानता क्या है? तो इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीपों को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। ये जाने पहचाने नाम हैं इस मानचित्र में। ये जो इसके समानताएं हैं और असमानता देखते हैं। असमानता हो जाएगा अल इद्रिसी की नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखेंगे। जो अल इद्रिसी जो 1154 में अल इद्रिसी ने जो नक्शा बनाया था उसके अनुसार जो है जो दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत देखेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है जबकि आज की तरफ नीचे की तरफ है श्रीलंका का द्वीप। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है। ये जो मानचित्र है अल इद्रिसी का, ये आज के मानचित्र से जो है काफ़ी भिन्न है। लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जो फ्रांसीसी इतिहासकार जो था मानचित्रकार जो 1720 में बनाया था मानचित्र को, उसकी जो मानचित्र है वो आज की मानचित्र से थोड़ी सी उसमें भिन्नता है। जैसे बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। बस दो, बम्बई और गुजरात, इसका मानचित्र जो है आज से भिन्न है बस, और काफ़ी समानता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं? इसका आपको आंसर बताना है। पहले तो ये पता लगाना है कि आपके गांव में के जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखे जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अभिलेख या रिकॉर्ड है वो जिला मुख्यालय में, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालय में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख के अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाती है। उसके अंदर जो नियुक्त होते हैं कर्मचारी उसके द्वारा की जाती है। इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। इनका जो उपयोग है ये शोधार्थियों अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आज का चैप्टर जो है चैप्टर 1 क्लास 7 का वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।